नमस्कार, आदाब। मैं शहर यासिर, स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। दिल्ली में पैलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले मोदी जी कहाँ गया आपका वादा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की अपील। दिल्ली में हुए CDP प्रोटेस्ट में पुलिस ज्यादती पर आज सरकार से कड़े सवालों की तैयारी, केंद्र सरकार को संसद में घेरेगा विपक्ष। धर्मेंद्र प्रधान के बाद 3 राज्यों में बवाल, शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे की मांग। नीट पेपर लीक पर पहले दिन ही टली फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई, नहीं पहुंचे CBI के वकील। हिजबुल्लाह को मुस्तफा खामनई का समर्थन, बोले जिहाद और प्रतिरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं। अब समाचार विस्तार से। बिहार के सीवान में बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा और फायरिंग की घटना के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों के खिलाफ पूरा सिस्टम ही जानलेवा बन चुका है। उन्होंने कहा है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलने की खबरें सामने आई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री सवाल पूछा है कि छात्रों पर FIR ना करने और उन्हें रिहा करने का वादा कहाँ गया। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी बातों से पीछे हट रही है और छात्रों की आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाया कि अगर छात्रों के खिलाफ अभी भी FIR दर्ज की जा रही तो पेपर लीक रोकने वाले नए बिल का क्या फ़ायदा है। मैंने सुना है कि अभी भी FIR फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की अपील की है। रिजिजू ने कहा है कि युवा पीढ़ी की आवाज़ सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए वो सभी सांसदों से आज की चर्चा में भाग लेने की अपील करते हैं। इस विधेयक में पेपर लीक के किसी भी मामले से निपटने के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान है। रिजिजू ने कहा है कि अब तक सदन में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिसके कारण सदन की कार्रवाई बाधित हो रही थी। अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। एक विशेषज्ञ की टीम तैयार की जा रही है जो तकनीक की मदद से लीक प्रूफ परीक्षा आयोजित करने में मदद करेगी। आज पक्का एक बिल लेकर के जो आ रहे हैं, आज पहले लोकसभा में टेबल करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सारा पार्टी, चाहे अपोजिशन हो, सरकार के हो, सब इसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए। इतना बड़ा फैसला लेने के बाद आज जो एग्ज़ाम पेपर लीक को लेकर के इतना कठोर कानून बना रहे हैं, इसमें अगर चर्चा नहीं करेंगे और डिस्टर्ब करेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आज तो बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम को लेकर के जो घटनाएं हुए हैं और देश भर में जितने भी राज्यों में आज तक आपने देखा है लगातार पेपर लीक्स का घटना आते रहते हैं। उसके बाद छात्रों का ये आंदोलन भी हुआ, फिर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बहुत बड़ा बड़ा कदम भी उठाया, घोषणाएं भी की। लेकिन आज पक्का एक बिल लेकर के जो आ रहे हैं, आज पहले लोकसभा में टेबल करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सारा पार्टी, चाहे अपोजिशन हो, सरकार के हो, सब इसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए। और इतना बड़ा फैसला लेने के बाद आज जो एग्ज़ाम पेपर लीक को लेकर के इतना कठोर कानून बना रहे हैं, इसमें अगर चर्चा नहीं करेंगे और डिस्टर्ब करेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। संसद के मानसून सत्र के आज से शुरू होने वाले अगले हफ्ते की शुरुआत छात्र आंदोलन के मुद्दे पर तीखी राजनीतिक टकराव के साथ होने के संकेत हैं। विपक्षी दिल्ली में छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज और कथित पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा दोनों सदनों में जोरदार ढंग से उठाने की तैयारी में है। विपक्ष का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी पर अब पवन खेरा ने कहा है कि आप युवाओं पर पैलेट गन का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि संसद में यह मुद्दा नहीं उठेगा। संसद में यह मुद्दा जरूर उठेगा। उन्हें माफ़ी मांगनी होगी और पैलेट गन के इस्तेमाल की जिम्मेदारी लेनी होगी। आप नौजवानों पर इस तरह से पैलेट गन चलाएं और सोचें कि पार्लियामेंट में उसकी आवाज़ नहीं उठेगी तो गलत है। कांग्रेस ये भी तंज कर रही है कि जिस नंदन नीलकणी को आपने सेलेक्ट किया वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े हैं। इनका बिना कांग्रेस के सहारा नहीं। आज कितने मुख्यमंत्री इनके जो हैं इनके, लेकिन ओरिजिनली कहां से आए हैं। बिना कांग्रेस के नरेंद्र मोदी सांस भी नहीं ले सकते।
लेकिन सर हाउस नेहरू से शुरू करते हैं, नंदन नीलेकनी तक आ जाते हैं। लेकिन सर प्रधानमंत्री खुद अब सामने हैं कई वायदे के साथ, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। देखिए, आज जिस तरह से उनका इकबाल खत्म हो गया है, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो नैतिक ताकत थी वो खत्म हो चुकी है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो कश्मीर के लिए जंतर मंतर नहीं गई थी। वो किस लिए गई थी, इस सवाल का जवाब तो उन्होंने खुद ही देना होगा। लेकिन उन्होंने वहां से जो कहा, जिस तरह से उन्होंने सत्ता के दुरुपयोग, गिरफ्तारियों और ऐसी ही दूसरी चीज़ों को सही ठहराया, ये दावा करते हुए कश्मीर में उग्रवाद है इसलिए ऐसी कार्रवाई ज़रूरी है। किस आधार पर यह कार्रवाई ज़रूरी है, मुझे समझ नहीं आता है कि इसे कैसे सही ठहराया जा सकता है। जब ये साफ हो गया कि उन्होंने जो कहा है वो गलत था और जनता ने उसे पसंद नहीं किया, तो वो बस माफ़ी मांग सकती थी। कश्मीर के लिए वो जंतर मंतर नहीं गई। किस लिए गई, इस सवाल का जवाब तो वो खुद देंगी। लेकिन वहां जाके जो कहा, जिस तरह यहाँ ताकत के गलत इस्तेमाल, गिरफ्तारियां और इन सब चीज़ों को जस्टिफाई किया, ये कहते हुए कि कश्मीर में मिलिटेंसी है तो यहाँ बनता है। किस लिहाज से बनता है? क्या क्योंकि यहाँ मिलिटेंसी है कानून लागू नहीं होना चाहिए? मिलिटेंसी है तो यहाँ बच्चों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? मिलिटेंसी है तो लोगों के पासपोर्ट रोक दिए जाने चाहिए? ये बनता है, मैं समझा नहीं। और चलिए मैं एक सेकंड के लिए वहाँ के हालात देख के कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश की गई। वो पुरानी आदत, यहाँ पे एक बात और दिल्ली में दूसरी बात, वो आदत गई नहीं। लेकिन जब एक बार पता चला कि जो कहा गलत कहा और लोगों ने उसको ठीक तरह से लिया नहीं, माफी मांग लेते। नीट पेपर लीक को लेकर हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस बीच 3 राज्यों में अलग अलग मामलों को लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के चीफ जगन मोहन रेड्डी ने डीएससी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश से इस्तीफा देने की मांग की है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा मांगा है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि अगर राज्य सरकार विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस रीइंबर्समेंट योजना के तहत लंबित 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं कर सकती है तो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को शिक्षा विभाग अपने पास नहीं रखना चाहिए। साथ ही दिल्ली के कैबिनेट मंत्री ने पंजाब के मंत्री के इस्तीफे की मांग की, जिसके विभाग से कथित परीक्षा पेपर लीक का मामला जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। दिल्ली में जेएनसी के आंदोलन के बाद राजनीतिक दलों ने उन्हें साथ देना शुरू कर दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने युवाओं को चुनाव लड़ने की उम्र सीमा को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पास करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। इसके बाद इसे केंद्र सरकार को भेजेगी। इसी तरह केंद्रीय राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। जयंत चौधरी का दावा है कि वो लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं। 2019 से जयंत चौधरी चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने की मांग करते रहे। उन्होंने इस बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था। देश भर में छात्रों के प्रदर्शन के बीच सरकार ने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत बनाए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज पेपर लीक मामले की पहली सुनवाई थी। हालांकि पहले दिन ही ट्रायल कोर्ट की सुनवाई टल गई। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की तरफ से आज मामले की सुनवाई में कोई वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ। सरकारी वकील के उपलब्ध न होने की वजह से सुनवाई को अगले महीने 3 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है।
इससे जुड़े हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में बारिश की वजह से अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जिलों में स्थिति अभी भी गंभीर है और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात सरकार ने बाढ़ प्रभावित कई क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को तेज कर दिया है। भारी बारिश और बाढ़ से बने हालात को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। एनडीआरएफ कर्मियों के साथ साथ एसडीआरएफ, सेना और तटस्थ बल भी कुल 49 टीमों को अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति को सेट करने में लगे हैं। इसी बीच एआईएमआईएम के प्रमुख और असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन और खासकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की इच्छा जताई है। हालांकि इस इच्छा के साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को चेतावनी भी दी है। वहीं अब अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी के पीडीए गठबंधन में शामिल होने के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने ओवैसी के प्रस्ताव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हो रही राजनीतिक गतिविधियों पर अपनी राय रखते हुए लगभग उनको ना कह दिया है। किसी से उलझो मत, किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल करके आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और अभी बीजेपी को हराया भी हम लोगों ने। अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हराई हैं। तो पीडीए का साथ और सामाजिक न्याय के स्थापना की बात लगातार हम लोग करते रहेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में किसान कांग्रेस को उपचुनाव के बीच बड़ा राजनीतिक झटका लगा। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित पत्र में व्यक्तिगत कारणों और संगठन में उनके कार्यों का उचित मूल्यांकन नहीं होने को इस्तीफे की प्रमुख वजह बताया। त्यागपत्र में देवेंद्र ने कहा है कि उन्होंने किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रूप में रहते हुए किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किया। इसके बावजूद उनके प्रयासों का कभी भी उचित मूल्यांकन नहीं किया गया। उन्होंने पत्र में लिखा है कि उनके कार्यों में लगातार कमियां निकाली जाती रही हैं, जिससे उनका मनोबल प्रभावित हुआ है। इसी वजह से वो मानसिक रूप से आहत हैं और संगठन को न्यायपूर्वक समय नहीं दे पा रहे हैं। इन परिस्थितियों में उन्होंने स्वेच्छा से जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई ने इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मजबूती की तारीफ की है। उन्होंने इस गुट को आक्रामकता के खिलाफ एक मजबूत चट्टान बताया और कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिकन ने लेबनानी लड़ाकों की रक्षा को अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बना ली है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक खामनई ने कहा है कि हिजबुल्लाह की मजबूती दुनिया भर के उन आज़ाद देशों के लिए हौसले का मैसेज बन गया है जो दमन और वैश्विक अहंकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में खामनई ने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल और संगठन के लड़ाकों की ओर से भेजी गई वफादारी की चिट्ठी का जवाब दिया है। उन्होंने उनके धैर्य, बड़प्पन और त्याग की तारीफ और हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध में सबसे आगे रहने वाली अडिग चट्टान बताया है। खामनई ने कहा है कि आज दुनिया के देश जिंदगियों और पीढ़ियों को बर्बाद करने वाले अमेरिकी सरकार और अपराधी जोनियों के अत्याचार और दमन से तंग आ चुके हैं, जो जिहाद और प्रतिरोध के अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचता है। यूरोप भयंकर आग की चपेट में आ चुका है। फ्रांस और स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग की वजह से अब तक 3 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। वहीं 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। फ्रांस की टीमें शहर के आसपास के इलाकों में आग बुझाने में जुटी हैं, जबकि स्पेन के फायर फाइटर मैड्रिड इलाके में आग को दोबारा भड़कने से रोकने की कोशिश करें। फ्रांस में 98,000 हेक्टेयर ज़मीन जलकर राख हो गई है, जो एक नया रिकॉर्ड है। यह देश के इतिहास में जंगल की आग का सबसे भयंकर संकट है। फ्रांस के बॉर्डो के पास जंगल में अचानक और तेज़ आग फैल गई है, जबकि स्पेन ने भी आग लगने के बाद मुश्किल वक्त की चेतावनी दी। स्पेन के प्रधानमंत्री ने का कहना है कि अब तक 1,30,000 हेक्टेयर ज़मीन जल गई है। जंगल में लगी आग को तेज़ हवाओं ने और ज़्यादा भड़का दिया है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।